रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। MTH 642 फ्लूइड मैकेनिक्स की फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम टॉपिक नंबर 95 से 100 तक कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस पे है। डायमेंशनल एनालिसिस को समझने से पहले हम ये बात देख लें कि डायमेंशनल एनालिसिस, किसी भी चीज़ की डायमेंशनल एनालिसिस करनी हो तो उसको पहले लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है, लेबॉर्ट्री में उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। और इन एक्सपेरिमेंट का बेसिक या ऑब्वियस गोल यही होता है कि उनसे जो रिज़ल्ट निकलते हैं उनको हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें वाइड रेंज पे, किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका ऑब्वियस गोल है, ठीक है। यानी उसकी सिमिलैरिटी, उसकी सिमिलिट्यूड जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के बाहर। इस लेक्चर में बस यही चीज़ है, इसमें टॉपिक में और कुछ नहीं है याद करने वाला या पढ़ने वाला। तो नीचे ये उसने बताया हुआ है कि ये कुछ सिस्टम है, कंट्रैक्शन इन पाइप आ जाती है, तो इसकी कंट्रैक्शन का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो पहले लेबॉर्ट्री में किया जाता है। जैसे विंड टर्बाइन है या इसी तरह डैम है या स्पिलवेज हैं, तो इन तमाम के जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं वो किए जाते हैं। यानी इनके डायमेंशनल एनालिसिस क्या करते हैं, क्यों किए जाते हैं? टू प्रेडिक्ट द फिजिकल पैरामीटर्स दैट विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस फिनोमेना अंडर द स्टडी, ठीक है। तो जब डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया जाता है तो उसके बाद उन्हीं मॉडल को लेके इनकी कम्प्लेक्सिटी को हम चेक करते हैं। सिमिलिट्यूड एंड मॉडल एनालिसिस, उसके बाद एक सिमिलिट्यूड और मॉडल बनाया जाता है, किसके लिए? इन्वेस्टिगेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिनोमेना, ठीक है। तो ये बस इसमें यही चीज़ है और कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है जी। उसके बाद ये टॉपिक 96 है, इसमें भी उसने एक बताया हुआ है कि एक ये आपको नज़र आ रहा होगा मॉडल है एक, ठीक है, नेवी फ्लीट का। तो उसको टेस्ट किया गया 1:46.6 स्केल का मॉडल बनाया गया, ठीक है। अर्ली बुर्ग के क्लास में US नेवी फ्लीट डिस्ट्रॉयर जो था, ये उसके मॉडल की डायमेंशनल एनालिसिस किया गया। और यूनिवर्सिटी क्या थी? आयोवा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। द मॉडल इज़ 3.048 मीटर लॉन्ग। अच्छा, इसमें भी ऐसे कुछ भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आपको ये पूछा जा सकता है MCQs में कि ये जो नेवी फ्लीट डिस्ट्रॉयर था वो किस कंट्री ने बनाया और उसकी लेंथ क्या थी, ये इसमें पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का पूछा जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करने की लेबॉर्ट्री में? ऑब्जेक्टिव यही था कि डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस उससे हम हासिल कर सके, ठीक है। अब ये डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है हम ये नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। और क्या था? नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कौन से हैं, यानी डायमेंशनल पैरामीटर कौन से हैं और नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कौन से थे। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ें मिली, यानी इनको इस एक्सपेरिमेंट करने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो डायमेंशनल होमोजेनिटी है वो हम कैसे गेट कर सकते हैं और जो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर हैं वो हमें कैसे पता चलेगा या उनको कैसे हम गेट कर सकते हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इस टॉपिक में भी बस MCQs बन सकते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो वो दो ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हैं कि डायमेंशनल होमोजेनिटी इक्वेशन और नॉन डायमेंशनल पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम स्टडी करते हैं जी। अब बेसिक काम जो है हमारा अब टॉपिक नंबर 97 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन एंड यूनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशन क्या होती है। सबसे पहली बात ये कि
कोई भी जो क्वांटिटी होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसका यूनिट होता है उसकी हम डायमेंशन निकालते हैं। लाइक जैसे आपको पता है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एल ओवर टी या डी ओवर टी कह लेते हैं। तो वो जो d या l है वो आपका लेंथ में काउंट होता है और t टाइम। यानी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि l या d आ जाए तो उसको हम l से डिनोट करेंगे, t टाइम आ जाए तो उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और मैस आ जाए तो उसको हम कैपिटल M से। इन तीनों को मिला के लिखने का जो फार्मूला होता है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है L_t-1, तो m0, चूँकि m नहीं है तो वो हम ज़ीरो लिख लेंगे, L1 t⁻⁻1। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आएंगी ना, mlt नहीं है बल्कि आपकी 1 और -1, ये डायमेंशन है किसकी, वेलोसिटी की। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी टर्म की या किसी क्वांटिटी की डायमेंशन हो तो उसकी यूनिट ज़रूर होती है। जैसे वेलोसिटी का आपको यूनिट पता है क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। वो कौन सी क्वांटिटी हैं वो मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बता देता हूँ, आगे जाके वो आपको काम आएंगी। एक तो है आपका एंगल। एंगल जो है ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसी तरह पावर है, पावर भी डायमेंशन लेस होती हैं। क्लियर हो गया? कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंगल और पावर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपकी डायमेंशन लेस होती हैं। इनको समझाने का मकसद ये था कि आपको टॉपिक कैप्चर करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आगे और भी चीज़ें हैं, जिस तरह इनर्शियल रेफरेंसेस हैं, ग्रेविटेशनल है इसमें फ्लूइड में, तो वो भी डायमेंशनलेस होती हैं, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, और वो जो क्वांटिटी हैं डायमेंशनलेस, वो दो साइंटिस्ट थे, वो आगे हम देखेंगे कौन कौन से, एक फ्रूड है और एक रेनॉल्ड है, उन्होंने ये इन्वेंट किए थे। ठीक है, वो अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। ओके, डायमेंशन फिर क्या हुई, मैयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर करने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यूनिट क्या है, अ वे टू असाइन नंबर टू दैट डायमेंशन। उस डायमेंशन को कोई अगर आप नंबर असाइन करते हैं, जैसे मैं जिस तरह इसको मैंने किया था मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे जी 7 प्राइमरी यूनिट हैं, सॉरी डायमेंशन हैं, या आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मास्टर डिग्री में भी हम पढ़ रहे हैं, एफएससी में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। वो कौन कौन सी हैं 7, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। डायमेंशन अब फोर्स, वेलोसिटी का मैंने बताया, तो फोर्स का भी इसी तरह निकला हुआ है, वो निकालना हम सीखेंगे आगे। लेकिन ये 7 आपने पढ़ी हुई हैं, मैस है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ मैटर है। तो ये 7 बेसिक आपके पता है आपको क्वांटिटीज़ हैं या डायमेंशंस हैं, और इनके सिंबल भी आपको आते ही होंगे। ये इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। ऐसे यूनिट किलोग्राम है, इंग्लिश यूनिट भी है इसके, कौन कौन से हैं, पाउंड है, ठीक है, पाउंड पर मैस है, फीट है, सेकंड है, केल्विन है, और इसमें रैंकिन है, एम्पेयर का एम्पेयर ही है, सीडी का सीडी ही है, एमओएल है। यानी इसमें 3 डिफरेंट हैं, किलोग्राम है, मीटर है और केल्विन, ये 3 डिफरेंट है, बाकी सेम है इंग्लिश यूनिट में भी और ऐसे यूनिट में भी। तो आगे हम देख लेते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, डायमेंशनल होमोजेनिटी को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, आपको मज़ीद इजीली समझ आ जाएगी। जैसे देखिएगा, अगर आपके पास सपोज़ मार्केट से शुगर लेने जाते हैं तो मार्केट से शुगर आपको केजी में मिलती है। ठीक है, तो जो केजी है एक समझ लें कि एक यूनिट है उसका, तो ये डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो यूनिट या डायमेंशन जो है, केजी को अगर हम ऐड करना चाहें तो केजी के यूनिट ही में ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो केजी के यूनिट ही में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर 1 केजी है तो 1 केजी को हम 1 केजी या 2 केजी ही में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केजी को मीटर में ऐड करें। ठीक है,
क्योंकि मीटर अलग क्वांटिटी है और केजी अलग क्वांटिटी है। ये तो आपका 3 बन जाता है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप इसको मीटर में ऐड करने की कोशिश करें तो वो ऐड नहीं होगा, वो अलग चीज़ है, वो होमोजीनिटी उसमें नहीं होगी। होमोजीनियस आप नाम से या आपको पता होगा कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम या एक जैसे। तो अब ये जो दो क्वांटिटी हैं इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यही होमोजीनिटी लॉ है कि अगर आपने किसी डायमेंशन को ऐड करना है तो उसमें क्या पाई जानी चाहिए, होमोजीनिटी पाई जानी चाहिए, अदरवाइज़ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो इसकी एग्जांपल के लिए, और दूसरा इसका रूल ये है कि आपके राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों में डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे सेम होनी चाहिए वो हम आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये बर्नौली इक्वेशन आपने एक फेमस पढ़ी हुई है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जी, ये आपने इज इक्वल टू सी, ये बर्नौली इक्वेशन पढ़ी हुई है। अच्छा, सबसे पहले हम इन सब की डायमेंशन निकालेंगे। अगर तो डायमेंशन सेम होगी सबकी तो तब हम कहेंगे कि ये इसमें होमोजेनिटी पाई जाती है। पहले हम P की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है जी। तो P की डायमेंशन प्रेशर है, P प्रेशर आपको पता है किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया, सही है, फोर्स ओवर एरिया। तो ये फोर्स आपको पता है किसके बराबर होती है, मैस इंटू ए, एम इंटू ए, ठीक है। तो एरिया आपको पता है लेंथ स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए आपको पता है लेंथ ओवर टाइम होता है, एफ बराबर एम ए होगा ना। अच्छा, ये सारा काम आपने तब तक करना जब तक आपको जो डायमेंशन है ना टी वाली, एम वाली और तीसरी कौन सी है, एल वाली, ये नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर देखें आपको एम तो मिल गया, ए से तो हमें नहीं मिलेगा ना। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, एल ओवर टी स्क्वायर। यानी यहाँ ये कह लें कि आपको पता है कि वेलोसिटी में चेंज होता है ना, डी वी ओवर डी टी। और अब आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी में अगेन किसके बराबर होता है, एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एल ओवर टी स्क्वायर। और एरिया का आपको पता लेंथ होता है। तो इन सब की डायमेंशन आपकी ये निकल आएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अब मैं आपको इसका जो मेजर रूल है वो बता रहा हूँ कि आपने ये काम फार्मूले पे तब तक करना है जब तक आपको बेसिक डायमेंशन नहीं मिल जाती, एम टी और एल, ठीक है। तो एम टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एल इसका भी निकालेंगे। अब रो वी स्क्वायर आपको पता है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का लेंथ ओवर टाइम, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रो का एम ओवर वी होता है, ठीक है जी। ये इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो अच्छा, ये कांस्टेंट आपने नहीं लेने इसमें, ठीक है। एक बात ये भी याद रखनी कि कांस्टेंट जो होते हैं उसको अपने छोड़ देना, बाकी आप डायमेंशन लेंगे। तो इसकी भी ये आ गई, इसकी भी। अब तीनों की डायमेंशन सेम निकल आई। अब इट मीन्स के तीनों की डायमेंशन सेम है, इसमें होमोजेनिटी पाई जाती है। ठीक हो गया, ऑल थ्री एडिटिव टर्म हैव द सेम डायमेंशन। क्लियर हो गया। तो राइट साइड, अब सेकंड लॉ क्या है, राइट साइड पे भी आपकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अब ये याद रखिएगा कि इन तीनों को हम इसके बराबर रख सकते हैं, यानी ये P बराबर भी C रख सकते हैं डायमेंशन रूल से, होमोजेनिटी के लॉ से, सॉरी C, इसकी डायमेंशन को भी इसके बराबर रख सकते हैं। हाफ रो वी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन को भी C के बराबर रख सकते हैं, और इसकी डायमेंशन को भी C के बराबर रख सकते हैं। क्योंकि तीनों की सेम है तो तीनों को हम राइट हैंड साइड के बराबर रखेंगे, तो C फिर किसी एक के बराबर आ जाती है, ये वाली। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा लेसन है जी, टॉपिक है 100। इसमें हम सीखेंगे कि अगर एक यूनिट या एक सॉरी क्वांटिटी डायमेंशन रखती है, उसको नॉन डायमेंशन या डायमेंशन लेस कैसे किया जाता है, ठीक है। या कह लें कि किसी डायमेंशनल क्वांटिटी को डायमेंशन लेस करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड कहलाता है, ठीक है। इफ़ द नॉन डायमेंशनल टर्म इन द इक्वेशन आर ऑफ ऑर्डर यूनिटी, यानी वही बात होगी ना कि अगर v वेलोसिटी है तो इसको आपने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए अगर v से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जो कि यूनिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायमेंशन ख़त्म हो गई, यहाँ पर डायमेंशन नहीं रही।
तो ये जो 1 नंबर है ये भी डायमेंशनलेस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक एंगल जो होता है वो भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। द इक्वेशन इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, और इसी को हम इंस्पेक्शनल एनालिसिस का नाम भी देते हैं, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन या इंस्पेक्शनल एनालिसिस का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस था ये डेवलप किसने किया था, और कौन कौन सी टर्म जो हैं वो नॉन डायमेंशनल होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि रेनाल्ड था और फ्रोड था। इन्होंने ये जो प्रोसेस था नॉन डायमेंशनलेस का पैरामीटर हासिल करने का, ये इन्वेंट किया था। तो उन्हीं के नाम पे, रेनाल्ड और फ्रोड के नाम पे जो टर्म मिलती हैं उनको हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो जो रेनाल्ड था इसने बेसिकली इनर्शियल फ्रेम और विस्कोसिटी, और इसने इनर्शियल फ्रेम और ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया था। उनको नॉन डायमेंशनल पैरामीटर उनके दरियाफ्त किए थे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको डाउटफुल लगती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम टॉपिक 101 से 105 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।